29 अप्रैल 1945 रविवार की सुबह मिलान शहर का सबसे मशहूर पियाजाले लोरेटो चौक, वहाँ करीब 5000 लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ बेहद गुस्से में थी और लगातार नारे भी लगा रही थी। सामने एक पेट्रोल पंप की छत से कुछ लाशें पैरों के बल उल्टी लटकी हुई थी। बेकाबू भीड़ उन लाशों पर थूक रही थी। कोई उन पर पत्थर बरसा रहा था तो कोई उन्हें लातों से मार रहा था। उन लाशों में एक चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचान पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी दुनिया जानती थी कि वो कौन है। भीड़ में से एक महिला आगे आई और उसने उसी शव को 5 गोलियां मारी और चिल्लाकर बोली, मेरे 5 बच्चों की मौत का बदला आज पूरा हुआ। एक अन्य महिला कहीं से चाबुक ले आई और उसने इतनी जोर से वार किया कि उसकी एक आंख बाहर निकल गई। नफरत से भरी उस भीड़ में एक महिला ने तो उस शव पर पेशाब तक कर दिया, तो वहीं एक व्यक्ति ने उसके खुले हुए मुंह में मरा हुआ चूहा ठूस दिया और चिल्लाकर कहा, डूचे तुझे भाषण देने का बहुत शौक था ना, अब दे भाषण। अब सवाल यह उठता है कि जिसके एक इशारे पर कभी लाखों लोग डूचे डूचे के नारे लगाती थी, आज वही लोग इसे इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे थे? आखिर यह शख्स कौन? नमस्ते, मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे हैं किस्सा कास्ट। तानाशाहों से जुड़े हमारे खास शो डिक्टेटर्स में आज बात उस तानाशाह की जिसने हिटलर को रास्ता दिखाया, जिसने फांसीवाद को जन्म दिया और जिसका अंत इतना खौफनाक था कि उसे देखकर खुद हिटलर की भी रूह कांप गई। आज बात बेनिटो मुसेलिनी। हमारा समय आ गया है, हमारी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। मुसेलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के प्रेडापियो गांव में हुआ था। उसके पिता एलेक्सांड्रो मुसेलिनी एक लोहार थे और मां रोजा मेल्टोनी एक शिक्षिका। मुसेलिनी के पिता काफ़ी गरीब थे और मजदूर होने की वजह से उन्हें उनके सोशल राइट्स से वंचित किया गया था, इसलिए वो सोशलिस्ट विचारधारा को मानते थे। इसे हिंदी में समाजवाद कहते हैं। यह ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता लाना है। सरल शब्दों में कहे तो यह विचारधारा मानती है कि देश के संसाधनों जैसे जमीन, फैक्ट्री और पैसे पर किसी एक व्यक्ति का हक होने की बजाय पूरे समाज का हक होना चाहिए। अब आते हैं मुसेलिनी के बचपन पर। कहते हैं कि बचपन से ही उसकी फितरत में एक अजीब सी हिंसा थी। महज 10 साल की उम्र में ही उसने अपने क्लासमेट के हाथ में चाकू मार दिया था। इस घटना के बाद उसके पिता ने उसे रिलीजियस बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। उस समय इटली की हालत बेहद खराब थी। राजनीतिक में अस्थिरता फैली हुई थी। औपनिवेशिक नीतियों ने देश को गहरे संकट में ढकेल दिया। आर्थिक मुश्किलें, राजनीतिक भ्रष्टाचार और विदेशी मोर्चों पर नाकामियों ने जनता में गुस्सा भर दिया था। देश भर में दंगे होने लगे। इन्हीं हालातों में मुसेलिनी बड़ा हुआ। मजदूर वर्ग की पीड़ा, भूख और शोषण ने मुसेलिनी पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि उसके पिता भी एक मजदूर थे। मुसेलिनी अब 18 साल का हो चुका था। उस समय इटली में कानून था कि 18 साल का होते ही लोगों को आर्मी में कुछ सालों तक काम करना पड़ता था। इस डर से वो इटली से स्विट्जरलैंड भाग गया। उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन साल 1904 में इटली के राजा किंग विक्टर इमैनुअल III के बेटे के जन्म के मौके पर सरकार ने उन सभी लोगों को माफ़ी दे दी जो मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए देश छोड़कर भागे थे। मुसेलिनी ने भी इस माफ़ी का फ़ायदा उठाया। मुसेलिनी वापस आया और आर्मी ज्वाइन की और कुछ साल अपनी सेवा दी। 1906 में मुसेलिनी अपने घर आ गया। वह सोशलिस्ट आंदोलन में हिस्सा लेने लगा और पत्रकार बन गया, जहां उसने एक राजनीतिक पत्रकार और पब्लिक स्पीकर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह अपने आर्टिकल्स में कार्ल मार्क्स की प्रशंसा करता था। इससे वह इतना फेमस हो गया कि 1912 में उसे सोशलिस्ट पार्टी की ऑफिशियल न्यूज़पेपर अवंती का एडिटर बना दिया गया। अब आता है साल 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौरान मुसेलिनी ने एक आर्टिकल लिखा। उसने लिखा कि इटली को न्यूट्रल न रहकर एलाइड देशों के साथ मिलकर युद्ध में उतरना चाहिए। इस आर्टिकल ने पूरी इटली में भूचाल ला दिया। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ने उसे निकाल दिया। अब उसे समझ आया कि पावर कितनी ज़रूरी है। इस कारण उसने पत्रकारिता छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति में आ गया। उसकी राजनीतिक सोच बिल्कुल अलग थी, जिसका आधार उसने फासिज्म को बनाया। इसे हिंदी में फांसीवाद कहते हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो देश को सर्वोपरि मानती है, जहां एक नेता होता है जो समाज और अर्थव्यवस्था पर कठोर नियंत्रण रखता है। यह लोकतंत्र, उदारवाद और साम्यवाद का विरोधी होता है।
1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। इटली पर इसके गहरे असर दिखने लगे। देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर संकट था। मजदूर, किसान और मिडिल क्लास सब परेशान थे। उनकी आमदनी घट रही थी और गरीबी तेजी से बढ़ रही थी। इटली की जनता भयंकर संकट में थी। बेरोजगारी और महंगाई ने सबको तोड़ दिया। सोशलिस्ट पार्टी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। इसी माहौल का फायदा मुसोलिनी ने उठाया। नेशन फर्स्ट का नारा देकर उसने जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने बेरोजगार हो चुके सैनिकों और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। लोगों को लगने लगा था कि यही वह मजबूत नेता है जो इटली को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। 1919 में मुसोलिनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसमें उसने अपने जैसे सोच वाले लोगों को जोड़ा। कुछ सालों में लाखों लोग उसकी पार्टी में शामिल हो गए। 1921 में वह इटली के संसद में चुना गया, लेकिन उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। 24 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने अपने समर्थकों की विशाल भीड़ के सामने सरकार को चेतावनी दी, या तो हमें सत्ता दो या हम रोम की तरफ मार्च कर रहे हैं। और कुछ दिनों बाद वह 30,000 फासिस्टों के साथ रोम की ओर बढ़ गया। प्रधानमंत्री लुइजी फाक्टा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने राजा विक्टर इमैनुअल III को मार्शल लॉ लागू करने की सलाह दी, पर राजा ने मना कर दिया। अंततः फाक्टा को इस्तीफा देना पड़ा और 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही मुसोलिनी ने शासन की सभी शक्तियों को अपने हाथ में कर लिया और यहीं से शुरू हुआ इटली में तानाशाही का दौर। उसने सत्ता पर पूरी तरह पकड़ बनाने की योजना बनाई, सरकारी पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्ति की, जूरी ट्रायल को खत्म किया और प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी। मुसोलिनी ने शिक्षा व्यवस्था को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। स्कूलों में फासिस्ट विचारधारा के ही अनुसार सिलेबस लागू कर दिया, ताकि बच्चों के दिमाग में नेशन फर्स्ट का विचार छोटी उम्र से बैठ जाए। 1923 में उसने एक नया लॉ लागू किया, जिसके तहत जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसे संसद में 2/3 सीटें मिलेंगी। इस कानून की मदद से उसने 1924 में फिर से सत्ता हासिल की, लेकिन यहीं से उसने लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया। 1925 में मुसोलिनी ने संसद की शक्तियों को छीनते हुए खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। अब वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था, यहाँ तक कि संसद के प्रति भी नहीं। संसद में कोई भी विषय उसकी अनुमति के बिना पेश तक नहीं किया जा सकता था। इस तरह मुसोलिनी के विरोध की हर आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और इटली को एक पूर्ण तानाशाह राज्य में बदल दिया। मुसोलिनी पहले से भी ज़्यादा निर्दयी बन गया। सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों की हत्याएं आम हो गई। 1925 में मुसोलिनी खुद को इल ड्यूस यानी द लीडर कहलाना शुरू किया। अब सवाल ये है कि इतनी क्रूरता के बावजूद भी लोग उसे इतना पसंद क्यों कर रहे थे। दरअसल मुसोलिनी का कहना था कि वह युद्ध और क्रांति के प्रभाव से टूटे इटली को फिर से खड़ा कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी, करेंसी की वैल्यू गिर गई थी और जनता परेशान थी। उसने 1928 में नए टैक्स लॉ लागू किए और बजट को संतुलित किया, जिससे करेंसी में अस्थिरता आई और ग्रोथ में सुधार होने लगा। उसने छोटे और बड़े दोनों उद्योगों की मदद करनी शुरू की और मजदूर वर्गों की स्थिति को सुधारा। मुसोलिनी नास्तिक था, लेकिन वह जानता था कि इटली जैसे कैथोलिक देश में चर्च का साथ पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए 1929 में उसने लैटरन ट्रीटी पर भी साइन कर दिया। अब ये क्या है? ये एक ऐसा समझौता था जिसके तहत कैथोलिक धर्म को इटली का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया गया। बदले में चर्च ने भी मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार को मान्यता दे दी। इस कदम से मुसोलिनी को धार्मिक समुदाय का भी पूरा समर्थन मिल गया। मुसोलिनी ने बैटल फॉर ग्रेन जैसे अभियान चलाकर इटली को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, जिससे किसानों में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। साथ ही उसने युवाओं को फांसीवादी विचारधारा से जोड़ने के लिए बलीला और अवांगादिस्ता नामक संगठन भी बनाए, जहां 8 से 14 साल के बच्चों को फांसीवादी ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां उन्हें अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और मुसोलिनी सर्वोच्च है जैसी विचारधारा सिखाई जाती थी। इन सुधारों के कारण ही मुसोलिनी लोकप्रिय हुआ। जनता उसे एक मजबूत नेता के रूप में देखने लगी, जिसने भय और भूख से टूटे देश को
फिर से दिशा दी थी। लेकिन मुसोलिनी एक तानाशाह बन गया था। उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे उसे कोई सत्ता से हटा ना सके, और धीरे धीरे इटली में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया। मुसोलिनी ने विपक्ष का नामो निशान मिटा दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी एक खुफिया पुलिस बनाई थी जिसे ओभरा कहा जाता था, जिसका काम मुसोलिनी के खिलाफ बोलने वालों को पकड़ना और सजा देना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुसोलिनी के साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुसोलिनी की सोच विस्तारवाद से भरी हुई थी। वह मानता था कि मजबूत देशों को कमजोर देशों पर शासन करने का अधिकार है। उसकी नज़र में युद्ध सम्मान की निशानी थी और शांति कायरता की। वह अक्सर कहा करता था कि पूरी जिंदगी शांति से जीने से अच्छा है कि इंसान युद्ध की भूमि पर 1 मिनट जिए। मुसोलिनी की इसी सोच ने इटली को कई युद्धों में झोंक दिया। 1935 में उसने अफ्रीका के गरीब देश इथोपिया पर हमला कर दिया। सालों पहले 1896 में इटली को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार मुसोलिनी ने बदले की भावना से हमला किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह किए बिना हवाई जहाज़ों से भयंकर बमबारी की और जहरीली गैस तक का इस्तेमाल किया। इस हमले के बाद जब दुनिया के अन्य देशों ने इटली पर प्रतिबंध लगाए तो मुसोलिनी अकेला पड़ गया और वह एडोल्फ हिटलर के करीब आ गया। 1939 में मुसोलिनी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ पैक्ट ऑफ स्टील पर साइन किया। यह एक ऐसा समझौता था जिसमें दोनों देशों ने वादा किया कि युद्ध की स्थिति में वे एक दूसरे का सैन्य और आर्थिक साथ देंगे। कुछ महीनों बाद हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया और इटली एक्सिस पावर में शामिल हो गया। शुरू में दोनों की सेनाओं ने जीत हासिल की, लेकिन धीरे धीरे पासा पलटने लगा। ग्रीस में मुसोलिनी की सेना को करारी हार मिली। रूस में जिन 2 लाख सैनिकों को उसने हिटलर की मदद के लिए भेजा था, वे वहां की कठोर सर्दी और सोवियत सेना के हाथों बुरी तरह मारे गए। साल 1943 तक ब्रिटेन, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने मिलकर उत्तरी अफ्रीका में भी इटली को पूरी तरह हरा दिया। इसके बाद सिसिली पर भी मित्र देशों का कब्जा हो गया और खुद रोम पर भी बम बरसने लगे। देश की हालत बिगड़ने लगी। युद्ध के कारण इटली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। खाने पीने की चीज़ों में भारी किल्लत हो गई। ब्रेड, चीनी और मांस के लिए लोगों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। कालाबाजारी चरम पे थी, जिससे आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया। लोग अब उसी मुसोलिनी पर सवाल उठा रहे थे जिसे कभी इल ड्यूस कहा जाता था। मार्च 1943 में उत्तरी इटली के औद्योगिक शहरों में हजारों मजदूरों ने काम बंद कर दिया। यह फांसीवादी शासन के 20 वर्षों में पहली सबसे बड़ी हड़ताल थी। लोग रोटी, शांति और स्वतंत्रता के नारे लगा रहे थे। उसकी अपनी पार्टी फैसिस्ट ग्रैंड काउंसिल ने भी अब उससे भरोसा नहीं रहा। आखिरकार 25 जुलाई 1943 को इटली के राजा विक्टर एमेनुएल III ने उसे सत्ता से हटा दिया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने मुसोलिनी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मुसोलिनी को लगा था कि उसका अंत यहीं होगा, लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। तब हिटलर ने अपने विशेष कमांडो को भेजकर मुसोलिनी को जेल से छुड़ा लिया। मुसोलिनी जर्मनी के कब्जे वाले उत्तरी इटली भाग गया और वहां उसने एक नई कठपुतली सरकार बनाई, जिसे इटालियन सोशल रिपब्लिक या सालो रिपब्लिक कहा जाता था। यह सरकार पूरी तरह जर्मनी के नियंत्रण में थी, लेकिन युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था और हिटलर हार की कगार पे था। अप्रैल 1945 में सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया और जर्मनी की हार निश्चित हो गई। यह खबर सुनकर मुसोलिनी घबरा गया। उसे लगा कि अगली गिरफ्तारी उसकी होगी, इसलिए वह भागने की कोशिश करने लगा। 28 अप्रैल 1945 की रात वह अपनी प्रेमिका क्लारा पेटाची और 16 वफादार सैनिकों के साथ स्विट्जरलैंड की ओर भाग रहा था। उसने पहचान छिपाने के लिए जर्मन सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इतावली विद्रोहियों ने उसे पहचान कर पकड़ लिया। 28 अप्रैल को कोमो झील के किनारे उन सभी को गोली मार दी गई। मुसोलिनी ने कभी गर्व से कहा था, अगर मैं युद्ध भूमि से पीछे हटूं तो मुझे गोली मार देना, और अंत में उसके साथ सचमुच वही हुआ। अगले दिन 29 अप्रैल को मुसोलिनी और क्लारा की लाशों को मिलान के पियाजाले लोरेटो चौक पर एक पेट्रोल पंप से उल्टा लटका दिया गया। क्रोधी जनता ने उसके सब पर पत्थरों की बारिश कर दी। भीड़ नारे लगा रही थी, कोई उस पर थूक रहा था। भीड़ में से एक महिला आगे आई और उसने मुसोलिनी के शव को 5 गोलियां मारी और चिल्लाकर बोली, मेरे 5 बच्चों की मौत का बदला आज पूरा हुआ।
एक अन्य महिला कहीं से चाबुक ले आई और उसने मुसोलिनी के चेहरे पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी एक आंख बाहर निकल गई। जनता का गुस्सा इस कदर बेकाबू था कि अमानवीयता की सारी हदें पार हो गई। एक महिला ने तो मुसोलिनी के चेहरे पर पेशाब तक कर दिया, तो वहीं एक व्यक्ति ने उसके खुले हुए मुंह में मरा हुआ चूहा ठूस दिया और चिल्लाकर कहा, डूचे तुझे भाषण देने का बहुत शौक था ना, अब दे भाषण। यह सब हो ही रहा था कि मुसोलिनी का एक पुराना सचिव कहीं से वहां आ गया। उसने जब अपने नेता की यह हालत देखी तो उसने भागने की बजाय उसके सामने रुककर उन्हें आखिरी बार सैल्यूट किया और इसके तुरंत बाद भीड़ ने वहीं गोलियों से उसे भून दिया। दोपहर के समय मित्र देशों की सेना और स्थानीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लारा पेटाची के शवों को वहां से उतारा गया और मिलान के एक मुर्दा घर ले जाया गया। वहां उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिससे पता चला कि मुसोलिनी के शरीर में कई गोलियां लगी थी और सिर पर गंभीर चोटें थी। मुसोलिनी का अंत इतिहास के सबसे भयानक अध्यायों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि मिलान के पियाज़ाले लोरेटो चौक पर मुसोलिनी के साथ जो हुआ वो सबसे बड़ी वजह बनी जिसने हिटलर को आत्महत्या करने और अपने शरीर को जलवाने पर मजबूर किया। तो यह थी कहानी उस तानाशाह की जिसने 21 वर्षों तक इटली पर राज किया, महज 40 की उम्र में प्रधानमंत्री बना और अंत ऐसा कि सभी की रूहें कांप गई। मुसोलिनी की कहानी सिर्फ एक तानाशाह की जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों मासूमों की चीख की भी दास्तां है जिन्होंने उसके अहंकार की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इतिहासकारों के अनुसार मुसोलिनी की युद्ध की भूख और फांसीवाद दमन के कारण 4 लाख से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।